1978 में रॉकफेलर आयोग को CIA द्वारा 50 और 60 के दशक में चलाए गए गुप्त दिमाग नियंत्रण कार्यक्रमों की जांच के लिए चुना गया। इस परियोजना को MK अल्ट्रा के नाम से जाना जाता है और जब जांच की घोषणा की जाती है तो CIA निदेशक सभी संबंधित दस्तावेजों को नष्ट करने के आदेश भेजता है। इससे ये पुष्टि करना असंभव हो गया है कि MK अल्ट्रा को प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है या नहीं। डॉक्टर एमिली राष्ट्रीय अपराध एजेंसी या NCA की एक एजेंट है और सैन्य मनोविज्ञान में विशेषज्ञ है। वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में माहिर है और यह बता सकती है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। एक दिन उसे डॉक्टर फिलिप्स ने बुलाया जिसके शोध का उपयोग उसने अपने काम के लिए किया। फिलिप्स चाहता है कि वह एक वर्गीकृत परियोजना में भाग ले जिसमें उसे पहले से रिकॉर्ड की गई सामग्री के चयन पर प्रतिक्रिया देनी होगी। एमिली अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है और फिलिप्स उसे याद दिलाता है कि वीडियो शुरू करने से पहले ये कमरा और ये टेप मौजूद नहीं है। रिकॉर्डिंग में परीक्षण समूह 17 का फुटेज एक सफेद कमरे में दिखाया गया है जिसमें केवल कुछ कुर्सियां और मेज है। फिलिप्स ने पुष्टि की कि यह वही कमरा है जिसे एमिली अपने सामने देख सकती है। सफाई दल द्वारा क्षेत्र को साफ करने के बाद एक नर्स पहले परीक्षण विषय को अंदर आने के लिए दरवाजा खोलती है। कैरी को भरने के लिए एक लंबी प्रश्नावली दी गई है और वह कुछ सवालों से हैरान है, जैसे कि वह कौन सी छुट्टी रद्द करेगी। जब वो गलती से अपनी पेंसिल तोड़ देती है तो वह दूसरी मांगती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। जल्द ही नर्स अगले परीक्षण विषय के साथ आती है और कैरी को एक और पेंसिल मिलती है। नया व्यक्ति टोनी है जो देखता है कि टेबल और कुर्सियां फर्श पर पेंट से लगी हुई हैं। वो प्रश्नावली को देखता है और सवालों से भी हैरान हो जाता है, जैसे कि उससे पूछा गया है कि वह अपने जीवन के 5 साल किस लिए देगा। इसके बाद क्रॉफर्ड अंदर आता है और कैरी के ठीक सामने बैठ जाता है जिससे वो थोड़ी असहज हो जाती है। वो बहुत जल्दी सभी सवालों के जवाब देता है जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं है। अंत में पॉल उनके साथ जुड़ता है जो मेज से दूर कुर्सी चुनता है। क्रॉफर्ड जल्द ही प्रश्नावली भर देता है और उसे यह अजीब लगता है कि हर कोई इतना झिझक रहा है, इसलिए वो कैरी की मदद करना शुरू कर देता है। एमिली फिलिप्स को बताती है कि यह पदानुक्रम और अधीनता का एक क्लासिक मामला है। उसने एक जोड़े के साथ ऐसा ही प्रयोग किया था जिनके रिश्ते परियोजना से नहीं बच पाए, लेकिन फिलिप का कहना है कि यह बहुत अधिक जटिल होगा। अपनी प्रश्नावली भरने के बाद क्रॉफर्ड कैरी से बात करता है। उसे बताता है कि वो अक्सर ऐसे प्रयोगों के लिए स्वेच्छा से काम करता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत होती है। हालांकि उसे लगता है कि यह जगह सामान्य प्रयोगशालाओं से अधिक शानदार है और उन्हें सामान्य 50 या 100 रुपए से अधिक का भुगतान किया जाएगा। उसी समय वॉइस ओवर घोषणा करता है कि माँ अंदर आ रही है और फिलिप्स कमरे में प्रवेश करता है। वो खुद को पर्यवेक्षक के रूप में पेश करता है, लेकिन पहले उसे कुछ नियमित प्रश्न पूछने होंगे। वो पुष्टि करता है कि सभी अमेरिकी नागरिक हैं, कि वे स्वस्थ मानसिक हैं और उन्हें आने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। फिर वो बताता है कि वे मानव मानस की प्रकृति और सीमाओं का परीक्षण करेंगे। टेस्ट को 4 चरणों में बांटा गया है जो उसके जाने पर अपने आप शुरू हो जाएगा। यह 8 घंटे तक चलता है और भुगतान $250 होगा। फिलिप्स उन्हें प्रश्नावली पर एक संपर्क नंबर लिखने के लिए कहता है और पॉल कहता है कि उसके पास कोई नहीं है। इसके बाद वो उन्हें अपने सभी व्यक्तिगत सामान लिफाफे में रखने के लिए कहता है जिसमें उनके फोन भी शामिल हैं। टोनी बताता है कि वो अपनी प्रेमिका से कॉल की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उसका फोन वैसे भी छीन लिया जाता है। फिलिप ने घोषणा की कि प्रत्येक चरण में एक व्यक्ति को खत्म किया जाएगा, लेकिन आदेश चाहे जो भी हो उन सभी को समान भुगतान किया जाएगा। वो कैरी से उसका नाम पूछता है, केवल अचानक उसका चेहरा पकड़ता है और उसके सिर में गोली मारता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं और फर्श पर गिर जाते हैं जबकि फिलिप्स कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। क्रॉफर्ड कैरी की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वो मर चुकी है। टोनी हंसता है और ताली बजाता है, ये सोचकर कि यह सब YouTube के लिए एक शरारत है। गुस्से में क्रॉफर्ड टोनी को शरीर के पास खींचता है ताकि उसे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया जा सके और टोनी आखिरकार घबरा जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और खुद को खिड़कियों पर फेंक देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टोनी और क्रॉफर्ड दोनों दीवारों पर लात मारते हैं और पैनल को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है। टोनी को एहसास होता है कि यह परीक्षण है। वे देखना चाहते हैं कि उनके सामने किसी को गोली लगने पर लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एमिली फिलिप्स से पूछती है कि वो इससे कैसे बच गया, तो वह बताता है कि परिवार ने उन्हें लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है और मामला कभी हल नहीं हुआ। फिर एमिली कागजी कार्रवाई देखती है और अमेरिकी हताहतों का उल्लेख देखती है। यह निष्कर्ष निकालती है कि यह सरकार नहीं हो सकती। फिलिप्स पुष्टि करता है कि MK कार्यक्रम हमेशा सरकार के बाहर रहा है, लेकिन उसके अन्य सवालों का जवाब नहीं देता है। वादा करता है कि चीजें जल्द ही समझ में आ जाएंगी। कमरे में पुरुष आश्चर्यचकित होते हैं कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रयोग आमतौर पर समाचार पत्रों में वर्गीकृत किया गया था। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें नहीं पता कि वे लंबी ड्राइव के बाद कहां हैं जो उन्हें यहाँ ले आए। अचानक उन्हें एक बीप सुनाई देती है और दीवार पर एक हैच खुलता है और कैरी को मारने वाली बंदूक को गिरा देता है। पॉल उसे उठाता है और दूसरों पर तान देता है, ये सोचकर कि 4 चरण के उन्मूलन का मतलब है कि केवल एक ही बच सकता है। क्रॉफर्ड उसे गोलियों की जांच करने के लिए कहता है और पॉल को पता चलता है कि केवल एक ही है, इसलिए क्रॉफर्ड सोचता है कि बंदूक का उद्देश्य हत्या करना नहीं है बल्कि उन्हें बाहर निकलने में मदद करना है। टोनी शिकायत करता है और पॉल बदले में चिल्लाता है, इसलिए क्रॉफर्ड उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। खिड़कियां शायद बुलेट प्रूफ हैं, इसलिए उन्हें गोली मारना गोली को बर्बाद करना होगा। कमरे में एक और बीप गूंजती है और एक छोटी स्क्रीन पर एक उल्टी गिनती दिखाई देती है क्योंकि स्पीकर में एक आवाज कहती है कि उनके पास 2 घंटे बचे हैं। हैच कमरे में एक कागज की शीट गिराता है और आवाज उनसे सवाल का जवाब देने के लिए कहती है। क्रॉफर्ड कागज की शीट उठाता है और पढ़ता है, अमेरिकी 1 से 33 के बीच सबसे अधिक बार कौन सा नंबर चुनते हैं। नियम भी हैं। सही उत्तर से सबसे दूर रहने वाले अतिथि का अगला हताहत होगा और यदि वे उत्तर देने से इनकार करते हैं तो वे सभी बाहर हो जाते हैं। फिलिप्स आश्चर्यचकित है कि एमिली ने अभी तक परीक्षण के लक्ष्यों के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन वह जानती है कि अगर उसने पूछा तो साक्षात्कार समाप्त हो जाएगा। वो उससे कुछ पूछना चाहता है तो एमिली को पता चलता है कि नियम जानबूझकर अजीबोगरीब तरीके से लिखे गए हैं, जैसे कि अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो। फिलिप्स उससे बधाई देता है और कहता है कि वह इस पर सबसे तेज है। वो फिर बताती है कि MK कार्यक्रम को 3 राष्ट्रपतियों ने नागरिक हताहतों की वजह से बंद कर दिया था, तो वह हैरान होती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। फिलिप्स बताता है कि 9/11 के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उनके कार्यों को पूरी तरह से माफी दे दी गई है। वह अपने वरिष्ठ का एक उदाहरण सुनाता है जिससे उसे याद आता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो उनके दुश्मन भी कर रहे हैं। कमरे में टोनी लाइट तोड़ने की कोशिश करने के लिए टेबल पर कूद रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्रॉफर्ड को एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो और टोनी फ्लोवेंट पर अपने कान लगाते हैं। विदेशी भाषा में बात करने वाली आवाजें आती हैं और टोनी सोचता है कि क्या उन्हें आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है, लेकिन क्रॉफर्ड बताता है कि यह उनके दिमाग को उलझाने की एक चाल हो सकती है। पॉल तब देखता है कि किसी ने दीवार पर मदद शब्द खरोंच दिया है। हर कोई ध्यान से देखता है और उसे कई नाम मिलते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ और शब्द भी हैं, लेकिन उन पर रंग लगा हुआ है और उन्हें पढ़ना मुश्किल है। टोनी
कार का थोड़ा खून लेकर खरोंचों पर लगाता है ताकि वे उन्हें पढ़ सकें। कुछ शब्द मदद मांगते हैं जबकि अन्य दुआ मांगते हैं। 25 दिसंबर की तारीख भी है, जिससे टोनी को लगता है कि क्रिसमस पर कुछ मुसलमानों ने लोगों को मार डाला। हर दीवार की जांच करने के बाद भी लोगों को कोई सुराग नहीं मिलता है। निराश टोनी कैरी के शरीर पर अपनी जैकेट डाल देता है। फिलिप्स एमिली को बताता है कि प्रयोग लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है और उसे ऐसा करने में मदद करनी चाहिए। परीक्षण में 6 से 8 घंटे लगते थे, लेकिन जब से उन्होंने दीवारों पर ये नाम जोड़े हैं, उन्होंने प्रक्रिया को तेज कर दिया है। कमरे में पुरुष संभावित उत्तरों पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे किसी एक पर सहमत नहीं हो पाते हैं। निराश पॉल घड़ी पर वार करना शुरू कर देता है, जिससे वो बंद हो जाती है। वो खिड़की पर गोली चलाने के लिए तैयार होता है, तभी टोनी उसे रोकता है ताकि वह गोली बर्बाद न कर दे जो पूरे कमरे में उछल सकती थी। बंदूक गिर गई है, इसलिए क्रॉफर्ड उसे टोनी की ओर फेंकता है और कहता है कि उसे यह नहीं चाहिए। तभी एक दरवाजा खुलता है तो लोग उसे देखने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ कोई नहीं दिखता। टोनी अपना हाथ छेद में डालता है, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता। इसके बाद लड़के टेबल के नीचे छिप जाते हैं और योजना बनाने के लिए फुसफुसाते हुए बात करते हैं, जबकि डरा हुआ पॉल एक कोने में खड़ा रहता है। टोनी बंदूक के साथ अपना हाथ छेद से डालता है और दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है, जिससे उसकी कलाई फंस जाती है। पॉल और क्रॉफर्ड उसे खींचने में मदद करते हैं और टोनी अपना हाथ निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसमें नए घाव तो हैं, लेकिन बंदूक नहीं है। क्रॉफर्ड अपनी शर्ट से टोनी के घाव पर पट्टी बांधता है, जबकि दरवाजा बंद हो जाता है और घड़ी एक अलग दीवार पर फिर से दिखाई देती है। ये सब देखते हुए फिलिप्स एमिली से पूछता है कि क्या उसे इससे कोई परेशानी है। वो उसे आश्वस्त करती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो बाथरूम जाती है तो उसे उल्टी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कमरे में रानी है। वो उसे आश्वस्त करती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो बाथरूम जाती है तो उसे उल्टी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कमरे में लड़के टेबल पर बैठते हैं और सवाल पर चर्चा करते हैं। पॉल पैनिक अटैक के कगार पर है और क्रॉफर्ड चाहता है कि वे एक ही नंबर चुनें ताकि वे सभी मर जाएं या कोई भी न मरे। जवाब देने से पहले पॉल और टोनी अपने प्रियजनों के नाम साझा करते हैं ताकि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो अन्य लोग उनसे संपर्क कर सकें। पहले तो क्रॉफर्ड कहता है कि किसी को भी उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद वो आखिरकार दूसरों को अपनी बेटी के बारे में बताता है जिसे वह कभी नहीं देख पाता है। समय आखिरकार खत्म हो जाता है और आवाज जवाब मांगती है। टोनी और क्रॉफर्ड कहते हैं कि 7 जैसे वे सहमत थे, लेकिन पॉल 17 का जवाब देता है। आवाज घोषणा करती है कि अगले हताहत का चयन किया गया है और कमरे में नींद की गैस भरने के लिए वेंटिलेशन नलिकाएं खोली गई हैं। पुरुष अपने चेहरे ढंक लेते हैं, लेकिन जल्दी ही बेहोश हो जाते हैं। फिर एक मेडिकल यूनिट कमरे में प्रवेश करती है और तीनों को स्ट्रेचर पर ले जाती है। टेप समाप्त होता है और फिलिप तीनों पुरुषों को कमरे में वापस लाने का आदेश भेजता है। वो बताता है कि टेप की घटनाएं उसी सुबह रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए पुरुष 3 घंटे से अधिक समय से बाहर हैं। उसे याद दिलाने के बाद कि अगर वो अवलोकन साझा नहीं करती है तो उसे निकाल दिया जाएगा। फिलिप्स एमिली को एक लैब कोट और मास्क देता है और वे एक साथ कमरे में प्रवेश करते हैं। एमिली सोए हुए शरीरों को घूरना बंद नहीं कर सकती और बेचारी कैरी के बारे में सोचती है। दरवाजा बंद हो जाता है और फिलिप्स बताता है कि कमरे को पूरी तरह से प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया था, इसे जानबूझकर डराना धमकाने वाला कहा। अब एमिली को देखना है कि कैसे फिलिप्स बंदूक लेता है और टोनी को मारने के लिए उसे गोली मारता है। कमरे से बाहर निकलने और खिड़की पर लौटने पर वह शांत रहने का प्रबंधन करती है, जहां फिलिप्स उसे परीक्षण जारी रखने का आदेश देने के लिए कहता है। बचे लोगों को जगाने के लिए कमरे में क्लासिक संगीत बजाया जाता है। क्रॉफर्ड पुष्टि करता है कि टोनी मर चुका है और पॉल टूट जाता है। क्रोधित क्रॉफर्ड पॉल को दीवार पर फेंक देता है और एक अलग नंबर बोलने के लिए उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। हेड से एक बंदूक फेंकी जाती है और क्रॉफर्ड उसे पॉल पर तानने के लिए पकड़ता है, जो उसे उनमें से एक कहता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। हालांकि वैन डक में शोर सुनकर क्रॉफर्ड पीछे हट जाता है। हैच खुलता है और कमरे में एक और पेपर शीट गिरती है। क्रॉफर्ड ने देखा कि सवाल के साथ एक संकेत भी है, इसलिए वो संकेत को फाड़कर अपनी जेब में रख लेता है और पॉल को सवाल पढ़कर सुनाता है। इसमें लिखा है, औसत आईक्यू की अंतर्राष्ट्रीय सूची में यूएसए का स्थान कौन सा है? जिसका अनुमान सही उत्तर से सबसे दूर होगा वो आखिरी हताहत होगा। अगर वे एक ही उत्तर नहीं देते या एक ही बात नहीं कहते तो वे दोनों मारे जाएंगे। संकेत में कहा गया था कि उत्तर शीर्ष 10 से बाहर है, लेकिन क्रॉफर्ड इस बात से सहमत नहीं है। फिलिप्स एमिली से कहता है कि लोग जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कमरे से बाहर जाने से पहले चाबी का कार्ड नीचे रख देता है। पॉल फिर से रोने लगता है, कहता है कि पिछली बार उसने गलती से एक अलग नंबर दिया था। क्रॉफर्ड उस पर विश्वास नहीं करता है, ये बताते हुए कि पॉल ने वही किया जो उसे जीवित रहने के लिए करना था। वैज्ञानिक बतखों की रिकॉर्ड की गई आवाजें फिर से बजाते हैं और क्रॉफर्ड उन्हें नमाज पढ़ रहे मुसलमानों के रूप में पहचानता है, इसलिए वो निष्कर्ष निकालता है कि टोनी सही था। वो पॉल को टेबल के नीचे खींचता है और वे स्थिति पर चर्चा करते हैं और फुसफुसाते हैं, लेकिन माइक्रोफोन उनकी हर बात रिकॉर्ड कर लेता है। खैर, क्रॉफर्ड पॉल से कहता रहता है कि उन्हें बाहर निकलकर लोगों को प्रयोग के बारे में बताना होगा, लेकिन पॉल जीवित रहने के लिए आदेशों का पालन करना चाहता है। वैज्ञानिक घोषणा करते हैं कि फिलिप्स ने अंतिम उम्मीदवार को चुना है, इसलिए जब सबका ध्यान भंग हो जाता है, एमिली कार्ड की चाबी चुरा लेती है। फिलिप ये बताने लगता है कि किसी आदमी को मारना कितना कठिन है और एमिली को एहसास होता है कि प्रश्नावली की वजह से उसे शुरू से ही पता था कि आखिरी व्यक्ति कौन होगा। कमरे में पॉल फिर भी सहयोग करने से इनकार कर देता है, इसलिए क्रॉफर्ड टेबल पर चढ़ जाता है और वैन तक पहुंचने की उम्मीद में कूदना शुरू कर देता है। बहुत कोशिशों के बाद वो लाइटों को तोड़ने के लिए कई बार मुक्का मारने में सफल हो जाता है और टूटे हुए कांच इधर उधर गिर जाते हैं। पॉल ध्यान भटकाने का इस्तेमाल बंदूक वापस पाने के लिए करता है। क्रॉफर्ड कुछ धातु के टुकड़े निकालता है और छेद के किनारे को पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाता, इसलिए वो पॉल से मदद मांगता है। जैसे ही पॉल उसके पैर पकड़कर उसे ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, दरवाजा खुलता है और 2 वैज्ञानिक उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए अंदर आते हैं। पॉल क्रॉफर्ड को ऊपर धकेलने की आखिरी कोशिश करता है, जिससे वो वैन डक्स के अंदर पहुंच जाता है। फिर पॉल उन 2 वैज्ञानिकों से निपटने की कोशिश करता है जो उसे बेहोश करने के लिए तुरंत उसे टेस्ट करते हैं। क्रॉफर्ड कुछ देर तक वैन के माध्यम से रेंगता रहता है जब तक कि उसे एक ग्रिल नहीं मिल जाती जो उसे छत तक ले जा सकती है। वो उसे धक्का देने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। छत पर मौजूद 2 वैज्ञानिक ग्रिल के पास आते हैं और क्रॉफर्ड पर नीम की गैस छिड़कते हैं ताकि वह भी बेहोश हो जाए। क्रॉफर्ड को वापस कमरे में लाने के बाद एमिली आखिरकार भड़क जाती है। वो वैज्ञानिकों के चले जाने का इंतजार करती है और चाबी कार्ड से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है। जैसे ही अलार्म सुरक्षा उल्लंघन की घोषणा करता है, एमिली लोगों को जगाती है और उन्हें भागने के लिए कहती है। हालांकि ये सिर्फ उसकी कल्पना है।
वो वास्तव में खिड़की के पास खड़ी है और दो बेहोश लोगों को देख रही है। फिलिप्स को पता चलता है कि उसके पास चाबी है और वो उसे वापस ले लेती है, ये कहते हुए कि वो तैयार नहीं है। एमिली कसम खाती है कि वो तैयार है और निष्कर्ष निकालती है कि प्रयोग का लक्ष्य एपोप्टोसिस का पता लगाना है। ये मानव शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो दिमाग को समझाता है कि एक कोशिका को बड़े भले के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पॉल उठता है और क्रॉफर्ड को देखता है जो समय के बारे में पूछता है। उनके पास केवल 30 मिनट बचे हैं, इसलिए वे संभावित उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहले पढ़े गए संकेत का उपयोग करते हुए क्रॉफर्ड पॉल से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि उसने एक पत्रिका में पढ़ा था कि उत्तर 5 है। वह ये भी बताता है कि उनके आने से पहले उसे इमारत के लेआउट के बारे में क्या याद है ताकि दरवाजा खुलने पर वे भागने के लिए तैयार हो सके। फिर क्रॉफर्ड अपने शरीर को अपने मृत दोस्तों के खून से ढकना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि अगर वे फिसलन भरे होंगे तो सुरक्षाकर्मी उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। पॉल रोता है और ऐसा करने से इनकार करता है, इसलिए क्रॉफर्ड उसे बंदूक देता है और उसे फिलिप्स को गोली मारने के लिए कहता है। वे सहमत होते हैं कि पॉल 5 कहेगा और क्रॉफर्ड 4 कहेगा। क्रॉफर्ड घबराए हुए पॉल को दिलासा देता रहता है, उसे बताता है कि यह योजना उन्हें प्रयोगों को रोकने और लोगों की जान बचाने में मदद करेगी। जब समय आखिरकार खत्म हो जाता है तो पॉल कहता है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा और सेल्फ डिलीट करने की कोशिश करता है। सफलतापूर्वक एपोप्टोसिस हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक आते हैं और पहले क्रॉफर्ड को गोली मार देते हैं। चिल्लाते हुए पॉल को घसीटा जाता है। फिलिप्स एमिली को बताता है कि केवल कुछ ही लोग इस प्रयोग में पास हुए हैं। 20 में से एक आम इंसान में ही नागरिक हथियार बनने की क्षमता होती है। एमिली को एहसास होता है कि यह कार्यक्रम मध्य पूर्व के धर्मों की तरह खुद को मारने वाले बमवर्षक बना रहा है, जो आग से लड़ने का एक तरीका है। इसके बाद फिलिप्स पॉल को एक अच्छे देशभक्त होने के लिए बधाई देता है, लेकिन पॉल उसे भागने के लिए धक्का देता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो एमिली को देखता है और मदद मांगता है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए दरवाजा बंद कर देती है। पॉल दरवाजा पीटते हुए उसे कोसता है, फिर वो फिर से भागने लगता है। जैसे ही एक टीम कमरे को साफ करने के लिए प्रवेश करती है, फिलिप्स गर्व से एमिली को कार्यक्रम में स्वीकार करता है। सुरक्षाकर्मी पॉल को एक विशेष कमरे की ओर ले जाने के लिए कुछ दरवाजे बंद करते रहते हैं। एमिली को एहसास होता है कि आज केवल पहला चरण था, जो उपयुक्त विषयों को खोजने का कदम था। पॉल दूसरे लोगों के साथ एक कमरे में दाखिल होता है जो पहले चरण में पास हो चुके हैं, और एक आवाज आती है कि अब